हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे वेरियस टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी को। प्रीवियस वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग और इसके फीचर्स को समझा था और ये भी जाना था कि इसकी काफी सारी टाइप्स और फॉर्म्स हैं। तो अब सवाल आता है कि वो टाइप्स और फॉर्म्स कौन सी हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि हर रिसोर्स में आपको अलग तरीके की टाइप्स देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। सो मैंने अपनी वीडियो के थ्रू सभी मेजर टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, मॉडर्न एंड सोशल डेमोक्रेसी को। फिर हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जो कि एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है किस आधार पर, डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बेसिस पर। फर्दर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैटेगराइज किया जाता है इनटू पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। तो इन सब टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिकल डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय लोकतंत्र, जो कि एंशियंट ग्रीस में इमर्ज हुई। जो एंशियंट ग्रीस की सिटी स्टेट्स थी वहां पर क्लासिकल डेमोक्रेसी इमर्ज हुई। ये डायरेक्ट फॉर्म इसलिए थी क्योंकि इसमें जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था डिसीजन मेकिंग में। और एथेंस पहली ऐसी सिटी स्टेट थी जहां पर क्लासिकल डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया और इसीलिए इसे अथेनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो जो एथेंस के सारे सिटीजन्स थे वो वहां की असेंबली के मेंबर्स होते थे और डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, लॉज बनाते थे, उनको इम्प्लीमेंट करते थे। इसको समझने के लिए आप हाइपोथेटिकली सोच सकते हो कि इंडिया में कोई स्टेट है, देन एज पर क्लासिकल डेमोक्रेसी उस स्टेट में रहने वाला हर एक सिटीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ये होती है क्लासिकल डेमोक्रेसी, जो कि बेस्ड होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 5th सेंचुरी BCE में। तो सभी सिटीजन्स को आजादी थी, फ्रीडम थी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की। वो ओपनली डिबेट कर सकते थे, सभी सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट था और इसी प्रकार लॉज बनाए जाते थे। क्लासिकल डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए 2 प्री कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और वो होता है स्मॉल पॉपुलेशन। अगर बिग पॉपुलेशन होगी, ऐसे में क्लासिकल डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि इफेक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर सकें, वोटिंग कर सकें और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकें। और दूसरी कंडीशन ये है कि स्टेट की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इतने सारे सिटीजन्स को मैनेज कर सके और वो इतने केपेबल हों कि हर एक सिटीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करा सके। क्लासिकल डेमोक्रेसी के और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, सभी सिटीजन्स मिलकर पॉलिसीज और डिसीजंस बनाते हैं और इसके लिए वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि खुद से ये काम करते हैं। हालांकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। विमेन, स्लेव्स, चिल्ड्रन और फॉरेनर्स को इससे एक्सक्लूड किया गया था क्योंकि उन्हें सिटीजन ही नहीं कंसिडर किया जाता था। यहां पर सिटीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्री मैन था। सो एक तरफ इक्वालिटी थी और दूसरी तरफ इनइक्वालिटी भी थी क्योंकि विमेन, स्लेव्स, चिल्ड्रन और फॉरेनर्स को एक्सक्लूड किया गया था सिटीजनशिप से और उनका डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। ये आप इसकी डीमेरिट भी बता सकते हो। इसमें मास मीटिंग होती थी जिसमें एथेंस के सिटीजन्स टाइम टू टाइम मिला करते थे, मीटिंग्स करते थे, सिटी स्टेट के जो हालात हैं उसकी चर्चा करते थे और पॉलिसीज बनाते थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजंस लेते थे। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में कुछ पॉलिटिकल आइडियाज को सपोर्ट किया जाता था जो कि थी इक्वालिटी अमंग ऑल द पीपल। हालांकि यहां पर इक्वालिटी का मतलब था इक्वालिटी बिटवीन द सिटीजन्स। सभी के पास फ्रीडम थी, लिबर्टी थी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एज वेल एज लॉ एंड जस्टिस के प्रति रिस्पेक्ट थी। तो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी थी जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड थी,
लिबर्टी, लॉ और जस्टिस पर आधारित थी। हर एक इंसान लॉ और अथॉरिटी को ओबे करता था। इट वॉज वन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियल्स। और अगर कोई डिस्प्यूट्स इमर्ज हो जाते थे तो उनको आपस में डिस्कशंस के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास किया जाता था। ये होती थी क्लासिकल डेमोक्रेसी या शास्त्रीय लोकतंत्र, जिसमें लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी डिसीजन मेकिंग में। डीमेरिट मैंने इसकी बताई दी है कि ये थी कि इक्वालिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी भी थी। सेकेंडली, ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में सक्सेसफुल हो सकती है जहां पर पॉपुलेशन कम हो। ये तो इनफैक्ट इसकी एक प्री कंडीशन है। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। एक वीक इकोनॉमी में इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। ऑल्सो इसका एक और डीमेरिट है कि हर कोई केपेबल भी नहीं होता है कि वो एक ढंग का डिसीजन ले सके। लेकिन मेरिट इसका ये है कि हर एक सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता था। फिर इसके बाद आई प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, जिसका टाइम पीरियड था टुवर्ड्स द लेट 17th एंड द अर्ली 18th सेंचुरी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी जो है, ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को एक ऐसी डिवाइस या मीन्स मानती थी, माध्यम मानती थी, जिसके थ्रू इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड हेंस द नेम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी जो प्रोटेक्ट करती हो, किसको? इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज को। बस ये काम होना चाहिए डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज को ना छीने, किसी भी प्रकार से उनको वायलेट ना करे। और इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं जॉन लॉक, जेम्स मैडिसन और जेरेमी बेंथम। इसके अलावा जेम्स मिल भी इसके सपोर्टर हैं, हु इज द फादर ऑफ J.S. मिल। सो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या थे? ये मानती थी कि स्टेट की मेन ड्यूटी क्या है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है? सिटीजन्स के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना। जो उनके पास राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो स्टेट को ये राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए। और इसी को इंश्योर करने का माध्यम क्या है? डेमोक्रेसी। ऑल्सो ये पॉपुलर सोवरेनिटी को सपोर्ट करती थी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? कि सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल। सोवरेनिटी या संप्रभुता किसी रूलर के पास नहीं होती है, बल्कि यह जनता के पास होती है। और वैसे तो पॉपुलर सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, लेकिन प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी ये मानती थी कि चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर पाना नामुमकिन हो गया है। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, जहां पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये पॉपुलर सोवरेनिटी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दोनों को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा इंडिविजुअल के लिए सेवरल राइट्स को सपोर्ट करती थी, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल्स को ये राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि लॉक तो इनको नेचुरल राइट्स मानते थे। और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मेन एम क्या था? एम था सिटीजन्स को एक वाइडेस्ट स्कोप प्रोवाइड करना, जितनी फ्रीडम हो सके इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी जिंदगी वैसा जी सके जैसा वो चाहते हैं। तो यहां पर ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पर किसी भी प्रकार का कोई इरैशनल कंट्रोल या रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। हर फील्ड में फ्री कंपटीशन होना चाहिए। तो इकोनॉमिक स्फेयर में ये लेसेस फेयर कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करता था। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। और ये अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? ये इंश्योर की जाएगी थ्रू द इलेक्शंस, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर होंगे, लाइक आफ्टर 4 years और एवरी 5 years। इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो जाएगी। अगर वो उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी अंडर कंट्रोल फंक्शन करेगी। उनको पता होगा कि अगर वो सिटीजन्स की विशेस के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये सपोर्ट करते थे कि सभी लोगों के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए।
हालांकि जॉन लॉक इसका सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट होना चाहिए। बट ये पर्सपेक्टिव बाद में चेंज हुआ। इसको चेंज किया गया यूटिलिटेरियंस द्वारा, लाइक जेरेमी बेंथम। वो सभी के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स को सपोर्ट करते थे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी सपोर्ट करता था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर्स का डिवीजन होना चाहिए ताकि कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना बन पाए, और हर एक ऑर्गन ये इंश्योर करे कि लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज प्रोटेक्टेड हैं, गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट में काम कर रही है। और यहीं से राइज होता है किस आइडिया का? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता था। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया ये कहता था कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करना चाहिए। जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम सोर्स है पावर की, और कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सोर्स है जो कि सिटीजन्स को राइट्स एंड लिबर्टीज गारंटी करती है। तो ये होती है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी को एक ऐसा माध्यम या मीन्स मानती है जिसके थ्रू इंडिविजुअल के राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इसके बाद आती है मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। ये एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोगों के पास पावर होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने की, जो कि उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉज बनाते हैं, और साथ ही साथ उनके पास पावर होती है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की। वो खुद भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं या इलेक्शंस में अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा लोग बन सकते हैं। और इसका जो पीरियड ऑफ इमर्जेंस था वो था टुवर्ड्स द 19th सेंचुरी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं J.S. मिल और एलेक्स डी टॉकविल। जी हाँ, वही टॉकविल जिनको हम एसोसिएट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स से। मॉडर्न डेमोक्रेसी को एक ऐसा माध्यम मानती थी या मीन्स मानती थी जो कि इंडिविजुअल का विकास इंश्योर कर सके, विच कैन इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो जहां प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी लोकतंत्र को एक ऐसा माध्यम मानती थी जिसके थ्रू इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, वहीं मॉडर्न डेमोक्रेसी इसको एक ऐसा माध्यम मानती है जिसके थ्रू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किया जा सके। एक पॉजिटिव रोल की यहां पर यह बात कर रही है। वहां पर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था कि इंडिविजुअल को एक वाइडर स्कोप प्रोवाइड किया जाए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट ना हो। तो जो मेजर फीचर्स है मॉडर्न डेमोक्रेसी के वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर का सेपरेशन, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ना ही सिर्फ पावर्स का सेपरेशन हो बल्कि ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक भी रखें, किसी एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोकें। अनदर फीचर वाज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिटीजन्स को राइट्स एंड लिबर्टीज गारंटी करता है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिराइव की जाती हैं। ऑल्सो इट गारंटीज द बेसिक राइट्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और अगर इन राइट्स को किसी भी प्रकार से वायलेट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा तो सिटीजन्स उसके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास डिफरेंट राइट्स एंड लिबर्टीज होती हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, स्पीच, प्रेस एंड मास मीडिया। तो प्रेस पर भी किसी भी प्रकार की सेंसरशिप नहीं होती है, वो फ्री होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिलीजियस लिबर्टी भी होती है, सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, और इक्वल राइट टू वोट होता है। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी एलिजिबल सिटीजन्स के पास राइट टू वोट होता है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस करती है। इसका मानना है कि इंडिविजुअल्स के लिए मैक्सिमम स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है ताकि इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो सके, और उनको सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही प्रोवाइड नहीं करने चाहिए बल्कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर,
जिनसे उनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, इक्वालिटी पर आधारित है और मानती है कि सभी लोगों को सोसाइटी में इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे रिच हो या पुअर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ऑल्सो इसमें मेजॉरिटी रूल तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी का सप्रेशन हो सके या उनको किसी प्रकार से दबाया जा सके, बिल्कुल नहीं। बल्कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड गारंटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। उनको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिनसे उनका डेवलपमेंट हो सके, जैसे उनके लिए जॉब्स में रिजर्वेशन की जा सकती है। ऑल्सो देयर इज लिमिटेड गवर्नमेंटल पावर। सरकार के पास लिमिटेड पावर क्यों है? क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिट किया गया है। एक गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सभी लोगों के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से जिस कैंडिडेट को चुनना चाहें उसके लिए वोट कर सकते हैं। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करने के लिए। एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में रहते ही फंक्शन करती है और कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि सिटीजन्स के पास क्या राइट्स हैं, क्या लिबर्टीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। जैसे कि इंडिया के केस में सॉवरेनिटी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को सरकार वायलेट नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में बता सकते हैं। तो ये होती है मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसके बाद आती है सोशल डेमोक्रेसी, जिसका मेजर फोकस है सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, और इसीलिए इसे लिबरलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्स माना जाता है, क्योंकि ना ही सिर्फ ये इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज को सपोर्ट करती है, बल्कि साथ ही साथ इक्वालिटी को भी सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही साथ ये एक वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करती है। इसीलिए ही तो ये मिक्स है लिबरलिज्म और सोशलिज्म का। ऐसी स्टेट में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इक्वल तरीके से। जो कि गरीब है उसको ज्यादा रिसोर्सेज दी जाए इन कंपैरिजन टू द अमीर और द रिच पीपल। गरीबों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएं, या जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का उसको भी स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएं, ताकि सोसाइटी में जो अमीर और गरीब का गैप है, रिच और पुअर का गैप है, उसे कम किया जा सके और सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सके। ये होती है सोशल डेमोक्रेसी। और इसके सपोर्टर्स हैं ऑगस्ट वेबर, विल्हाइम लाइबनिज़ और एडवर्ड बर्नस्टीन। तो अब आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होंगे। एक ऐसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जिसका एम है सोसाइटी में इक्वालिटी लाना। तो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करे, चाहे वो ऑब्स्टिकल पॉवर्टी का हो, गरीबी का हो, या किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी का हो, या वो ऑब्स्टिकल माइनॉरिटी को बिलोंग करने का हो। ये स्टेट की प्रॉब्लम है कि वो इन सब इश्यूज को दूर करे, और इसके लिए वो पॉजिटिव स्टेप्स ले, ऐसे लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर। तो सोशल डेमोक्रेट्स इस बात का भी सपोर्ट करते हैं कि स्टेट को ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जिनके थ्रू अलग अलग लोगों का और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, जैसे कि वर्कर्स, विमेन, डिसेबल्ड, एल्डरली, मेंबर्स ऑफ कल्चरल माइनॉरिटीज। तो विमेन को विमेन राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, डिसेबल्ड लोगों को रिजर्वेशन दी जाए। इसी प्रकार के सोशो इकोनॉमिक राइट्स को सोशल डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है, और ये मानती है कि इकोनॉमिक स्फेयर में बिजनेस और इंडस्ट्री पर स्टेट रेगुलेशन होनी चाहिए। तो यहां ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी से अलग हो जाती है।
वो तो लेसेस फेयर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का ये मानना है कि लेसेस फेयर कैपिटलिज्म सोसाइटी में इनइक्वालिटी और ऑप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये फ्री कंपटीशन पर बेस्ड है। रिच इससे रिचर होते हैं और जो पुअर है वो पुअरर होते जाते हैं। इसी प्रकार जो गरीब जनता है वो ऑप्रेस होती रहती है। तो इसीलिए स्टेट की रेगुलेशन होना जरूरी है, स्टेट का कंट्रोल होना जरूरी है बिजनेसेस और इंडस्ट्री पर, ताकि सभी सिटीजन्स का भला हो सके। हालांकि ये जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म किया गया है डेमोक्रेसी का, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। मार्क्सिज्म का क्या मानना था डेमोक्रेसी के बारे में? वो डेमोक्रेसी को एक मास्क की तरह मानते थे, एक फेक मास्क की तरह, और इस मास्क के बेसिस पर क्लास रूल को जस्टिफाई किया जाता था। वो इसको एक ऐसा मीडियम मानते थे जिसके थ्रू जो डोमिनेटिंग क्लास है वो अपने आप को पावर में रखती है और अपने रूल को जस्टिफाई करती है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। बट सोशल डेमोक्रेट्स का ये नहीं मानना था। वो तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। ये तो मानते थे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है, इक्वालिटी लाई जा सकती है, रिच और पुअर के गैप को कम किया जा सकता है। तो ये होती है सोशल डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम के साथ साथ इक्वालिटी को भी सपोर्ट करती है, रिसोर्सेज के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती है। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि क्या होता है। क्लासिकल डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें जनता का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन होता है। लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपने ही आप लोग लॉज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी रह चुकी है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में, और मॉडर्न टाइम्स में ये स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलती है। तो क्लासिकल डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। और कैसे करती है? इलेक्शंस के थ्रू करती है। फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं और उन्हीं के बिहाफ पर लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में होता है। वी इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा जर्मनी, कनाडा और यूएसए में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिन्हें की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो सबसे पहले आती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और इसमें क्या होता है? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलती हैं, जिसका सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है लेजिस्लेचर में, वो सरकार फॉर्म करती है। तो जैसे कि इंडिया में 2 मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जिस पार्टी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में, उसी की सरकार बनेगी। ये होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है ये सब हम जानते हैं, इलेक्शंस के थ्रू। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट, जो कि पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। ये रियल एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका होती है। वहीं एक प्रेसिडेंट तो होता है या हेड ऑफ द स्टेट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम का हेड होता है, एक सेरेमोनियल या नॉमिनल हेड होता है। वहीं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और ये पावर में कब तक रहते हैं? जब तक इनके पास मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में, या हम कह सकते हैं कि जब तक ये लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इनको रिजाइन करना पड़ता है। वैसे यूजुअली क्या होता है, प्रॉपर इंटरवल बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू ही सरकारें बनती हैं। तो आमतौर पर एक एग्जीक्यूटिव तब तक पावर में रहता है जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं। और इसीलिए जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट से डिफरेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट,
और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ये कोई मोनार्क भी हो सकता है या प्रेसिडेंट भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ब्रिटिश क्राउन। इंडिया के केस में हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। फिर आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और इसको यूजुअली प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को या कार्यपालिका को लीड करता है, जो कि लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग होती है, अनलाइक द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वहां तो लेजिस्लेचर में से कार्यपालिका निकलती है ना, यहां ऐसा नहीं है, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पर। और जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अनलाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। इसके बाद एक तीसरी टाइप भी आती है जिसे सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहा जाता है या मिक्स्ड और हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये दोनों ही सिस्टम्स को कंबाइन कर लेती है। कुछ फीचर्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हैं और कुछ प्रेसिडेंशियल के हैं। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी का मेन फीचर ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट, पीएम और कैबिनेट द्वारा शेयर की जाती है। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स को लीड कर सकता है, उसका इंचार्ज हो सकता है, और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनका इंचार्ज पीएम और कैबिनेट हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर शेयर्ड होती है यहाँ पर। और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हालांकि वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनलाइक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से किस प्रकार डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, कोई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है जैसा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। सो दिस इज द सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है फ्रांस में, जो कि फिफ्थ रिपब्लिक द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी इन 1958। तो ये थी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।